नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन के संघर्ष को पार कर ही जाते हैं जब साहस, हिम्मत और हौसले की राह जीवन में रहती है। जीवन में कई तरह के संघर्ष हैं। विशेष तौर पर वो बच्चे जो कैंसर से प्रभावित होते हैं, उन्हें जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से इलाज किया जाएगा, और माता पिता के सामने सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि बच्चे के आने वाले जीवन के लिए किस तरह की तैयारी उन्हें करनी है और उसका जीवन कैसा होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से जानेंगे कि बच्चों में होने वाले कैंसर किस प्रकार के होते हैं और किस तरह से किया जा सकता है, उनका इलाज क्यों आवश्यक है कि कोई भी असाधारण या असामान्य लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए, और कौन से हैं वो लक्षण जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शायद बच्चे में किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। यदि कैंसर को जल्द पहचाना जाए तो विशेषज्ञ ये बताते हैं कि न सिर्फ इलाज बेहतर होता है बल्कि कई जटिलताएं हैं जिनको कम किया जा सकता है और बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर किया जा सकता है। कैसे हो सकता है ये सब, और कैंसर के इलाज के लिए बच्चों में विशेष तौर पर क्या विकल्प हैं, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर बख्शी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर BRCA IRCH All India Institute of Medical Sciences. More than 22 years of experience, and he specializes in leukemias, lymphomas, bone and soft tissue sarcomas, pediatric tumors, eye tumors and cancer supportive care. बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर बख्शी आपका। सर्जरी की क्या भूमिका होती है और सॉलिड ट्यूमर्स के लिए यानी रसौली के लिए सर्जरी की क्या विकल्प हैं, किस तरह के आयाम आ गए हैं सर्जरी में, बताएंगे डॉक्टर संदीप अग्रवाला, प्रोफेसर एंड हेड Department of Pediatric Surgery, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. More than 30 years of experience. He has been serving in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and special interest in childhood cancer and its surgery. बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप अग्रवाला। और विस्तार से, क्योंकि बच्चों को कई तरह की मुश्किलें आती हैं, इलाज के साथ उनके जीवन की छोटी छोटी और बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में भावनात्मक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर किस तरह से सहयोग हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है मिस पूनम बगाई। आप फाउंडर चेयरमैन कैन किड्स कैन से। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर एंड पेशेंट एडवोकेटिंग फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट कैंसर, passionate for making difference to the causes of childhood cancer and palliative care in the country, working for over 20 years for the support of kids with cancer. बहुत स्वागत पूनम जी आपका भी। और क्योंकि बच्चों का कैंसर एक बड़ी समस्या है, अच्छी बात यह है कि यदि इसे जल्द पहचाना जाए तो इलाज के विकल्प भी उपलब्ध हैं और बच्चे के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम सतर्क हो जाएं, ये जानें कि वो कौन से लक्षण हैं जो असामान्य हैं, और जब आपको एक विशेषज्ञ को दिखाना है, ये हमारे विशेषज्ञ आपको विस्तार से बताएंगे। एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि बच्चों में कैंसर किस तरह से प्रभावित करता है और वो कौन से कैंसर हैं जो बच्चों में आमतौर पर देखे जाते हैं। बच्चों में कैंसर एक बड़ी समस्या है। इसके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर से पीड़ित 80% बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। बच्चों में कैंसर तेजी से बढ़ता है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं के समूह में असामान्य व अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ या ट्यूमर के रूप में आती है। सभी असामान्य वृद्धि कैंसर नहीं होती। कैंसर युक्त गांठ को मैलिग्नेंट गांठ तथा कैंसर रहित गांठ को बिनाइन रसौली कहा जाता है। बच्चों में होने वाले कैंसर में खून का कैंसर सबसे आम होता है। ये रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो पूरे शरीर में संचालित होती है। बच्चों में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सार्कोमा बच्चों में होने वाले कैंसर के आम प्रकार हैं। ये कैंसर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं।
बच्चों में कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानकारी का अभाव और लक्षणों की पहचान समय से न हो पाना। बच्चों में कैंसर के लक्षण के प्रकार और कैंसर शरीर के किस भाग में है, इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर का रूप और गंभीरता कितनी होगी। लक्षणों को लेकर सतर्क रहने से और समय पर इलाज मिलने से कैंसर को जल्द ठीक किया जा सकता है। सही समय पर लक्षणों को पहचान कर यदि जल्द इलाज किया जाए तो बच्चे को ठीक किया जा सकता है और कई तरह की जटिलताओं को होने से रोका जा सकता है। कैंसर के इलाज के बाद बच्चे को नियमित रूप से फॉलो अप यानी विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ सतर्कता और सावधानी बरतना भी महत्वपूर्ण होता है। कैंसर के प्रति जागरूकता कैंसर से बचाव का एक उपयोगी विकल्प है। बच्चों में होने वाले किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। कैंसर की जल्द पहचान से उसे ठीक करने की संभावना बढ़ जाती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं इंसान का मुश्किल समय एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं के दर्शन उसे कराता है। ऐसा समय किसी पर ना आए तो अच्छा है, लेकिन जब विशेषज्ञ ये कहते हैं किसी माता पिता को कि उनके बच्चे को कैंसर हो गया है, उसके बाद की जिंदगी, उसके बाद की जटिलताएं, उसके बाद की जंग बेहद जटिल होती है और इसीलिए आवश्यकता होती है कि अपने साहस को बनाए रखें, सही दिशा में जाएं, यानी सही तरीके से उसका इलाज करवाया जाए। कैसे किया जा सकता है बच्चों में कैंसर का इलाज, ये विशेषज्ञ बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर हमारे विशेषज्ञ से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7648 एंड 2309-7671। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है और इसके लिए हमारे पास समाधान क्या है। सबसे पहले डॉक्टर समीर बख्शी, आपसे समझना चाहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, कितनी उपयोगिता आप मानते हैं? जागरूकता की बात करें और कैंसर्स को जल्द पहचानने की बात करें, कितना महत्वपूर्ण है और कितना विशेष महत्व है इस दिवस का? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाइल्डहुड कैंसर हाईली क्योरेबल है। ज़्यादातर कैंसर इसके जड़ से ठीक हो जाते हैं। हमारी इच्छा ये रहती है कि अगर कभी भी मरीज़ में कैंसर हो तो वो जल्द से जल्द आए, जिससे उसका स्टेज अर्ली पकड़ में आए, जिससे ट्रीटमेंट भी कम हो और क्योरेबिलिटी भी ज़्यादा हो। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, अगर हमारे देश की बात की जाए, कितनी बड़ी समस्या और चुनौतीपूर्ण स्थिति के रूप में आप देखते हैं जब किसी बच्चे को कैंसर हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ कि उस कैंसर की पहचान जल्द हो पाए, बच्चा सही एक फैसिलिटी तक पहुंचे जहां पर उसको सही समय पर सही इलाज मिल पाए, कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए? ये जो कैंसर, बच्चों के कैंसर की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में करीबन 60% बच्चे जो है वो इलाज के लिए आ ही नहीं पाते हैं। इनका पहले इनको पता चलना चाहिए कैंसर है और इनको सही जगह जाना बहुत ज़रूरी है कैंसर के इलाज के लिए। तो दोनों स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कैंसर का इलाज, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया, अगर सही समय पे ठीक से किया जाए तो ज़्यादातर बच्चों को बचाया जा सकता है। ये जो है ये सबको समझना चाहिए कि बच्चों का कैंसर बड़ों के कैंसर से अलग होता है और बच्चों के कैंसर में बचाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। ये एक आशा की किरण मानी जा सकती है। पूनम जी, आप कई वर्षों से कैंसर वाले बच्चों के लिए समर्पित हैं, कार्य कर रही हैं। किस तरह का बदलाव आप देखती हैं 15-20 साल पहले की बात की जाए और कितना सफ़र हमने तय किया है अभी तक? जागरूकता की बात हो, बच्चों को समाज में जगह मिलने की बात हो, और एक जो बात होती है कि पता चल जाएगा कि बच्चे में कैंसर है तो कहीं ना कहीं उसको हीन भावना से देखा जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं भेदभाव होगा। कितना बदलाव इन वर्षों में आया है और ऐसे में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की जब हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है इस जागरूकता को और अधिक बढ़ाने के लिए? जी किरण जी, हर साल दुनिया भर में करीबन 4 लाख बच्चों को कैंसर हो जाता है
और उन 4 लाख में से 20% माना जाता है हमारे देश में है। मान के चलिए कि 80,000 बच्चे हैं जिनको हर साल कैंसर होता है, पर उनमें से जैसे डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने कहा, सिर्फ मात्र करीबन 40, 42, 45% बच्चा ऐसा है जो कैंसर सेंटर पहुंच जाता है, जहां पे उसका अगर ठीक तरह से इलाज हो तो वो संभव ठीक हो जाएगा। तो इस सब को देखते हुए हम यही मानते हैं कि जैसे आज का दिवस है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, उसमें हम जागरूकता फैलाएं। वो जागरूकता है परिवारों के लिए, और वो जागरूकता है जो उनके प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको समझने के लिए कि हम कैसे ये जांच करवाएं और जल्द से जल्द बच्चे को सही जगह पहुंचा दें। आपने मुझसे पूछा क्या बदलाव आया है, इन 20 सालों में बहुत बदलाव आया है। और जब हमने पिछले 5-6 सालों में, 10 सालों में इस पे काम करना शुरू किया कि कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, तो पहले तो हमें मात्र 20-25% ऐसे बच्चे दिखे, पर धीरे धीरे हमने देखा कि देश में कई ऐसे सेंटर्स हैं, कई नए अस्पताल खुल गए हैं, कई एम्स बन गए हैं, कई टाटा हॉस्पिटल और बन गए हैं, और उसके अलावा कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी इलाज उपलब्ध है। तो ऐसे करते करते आज हमें दिख रहा है 45%। अब हमारा गोल है 2030 तक 100% बच्चा कैंसर सेंटर पहुँचे, 100% बच्चे को पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, और एटलीस्ट 60% बच्चा सरवाइव करे हमारे देश में। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है, ये देश और विदेश में सब जगह मनाया जाता है। और सायॉप करके इंटरनेशनल बॉडी है डॉक्टर्स की, और चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल करके इंटरनेशनल बॉडी है हम जैसी गैर सरकारी संस्थाओं की। मिलके ये और हमारी जैसे जितने संस्थाएं हैं और जितने हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हम काम करते हैं इंडिया में, जितने विशेषज्ञ हैं, उनके साथ हम मिलकर ये जागरूकता बढ़ाते हैं। आप जैसे मीडिया के साथ, दूरदर्शन के साथ हम यही देखते हैं कि हम ये मैसेज कैसे आगे फैलाएं। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि हर काम जो संभव हो सकता है, चुनौतीपूर्ण मंजिल तक पहुंचना हो, तो ऐसे में टीम वर्क यानी सभी का योगदान, सभी का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। न सिर्फ डॉक्टर्स, न सिर्फ गैर सरकारी संगठन, न सिर्फ सरकार, बल्कि हम में से हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूक रहें। बच्चे में कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। कौन से हैं वो लक्षण जो नज़रअंदाज नहीं करने हैं, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले कैंसर के लक्षण और उसके इलाज के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमने ये जान लिया है कि कई तरह की अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, कौन से वो अनयूजुअल सिम्टम्स कहते हैं जो अगर बच्चे में हो तो सतर्क हो जाए और ये जान लें कि कहीं कुछ समस्या हो सकती है, तुरंत एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? कोई भी जो चीज़ बहुत दिनों के लिए चल रही हो, जैसे बुखार है या कहीं पर कोई मांसपेशियों में या पेट में कोई गांठ बनी हुई है, तो ये चीज़ें जो है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
इसमें आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास में। आँखों में चमक है, ये भी होता है लक्षण आँखों के कैंसर का। और बच्चे का बहुत कमज़ोर होना, खाना पीना कम करना, उल्टी वगैरह होना, और आमतौर पे 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा चिंता की बात हो जाती है और विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। जी डॉक्टर समीर बख्शी, बच्चों में आमतौर पर किस तरह के कैंसर देखे जाते हैं और कैसे कैटेगराइज करना चाहेंगे उन कैंसर्स को जो बहुत अग्रेसिव हैं या तेज़ी से फैलते हैं, और उनके बनस्पत दूसरे तरह के कैंसर जो स्लो ग्रोइंग है और उनका प्रभाव शायद उतना गंभीर कहे कि नहीं होता और समय रहता है बच्चों के पास? तो जो बच्चों में कैंसर हैं इनको हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक है ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर। ब्लड कैंसर में आता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि सबसे कॉमन है, और दूसरा है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। और गांठों के कैंसर में आते हैं लिम्फोमास, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और हॉजकिंस लिम्फोमा। तो इनको हम एक कैटेगरी मान सकते हैं, ब्लड और गांठों के कैंसर। अगली जो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं अंगों के कैंसर, सॉलिड ट्यूमर कैंसर, वो है कोई भी अंग का कैंसर हो सकता है, जैसे ब्रेन का कैंसर, आँखों का कैंसर, चेस्ट में जो वॉल है उसका कैंसर, किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर, बोन का कैंसर, जो मांस है उसका कैंसर। तो इसको कहते हैं अंगों का कैंसर। ज़्यादातर कैंसर बच्चों में एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादातर उनकी ग्रोथ रेट फास्ट होती है। लेकिन ग्रोथ रेट फास्ट होती है तो एक अच्छी बात यह है कि उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है हमारी दवाइयों को। तो ये भी एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। कुछ ट्यूमर जो हैं या कुछ जो रसोलियाँ होती हैं उनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन से मतलब है वो रसोली है, गांठ है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो स्पीड की है। आमतौर पे इन कैंसर में सर्जरी ही करी जाती है और आमतौर पे इन पे कीमोथेरेपी काम नहीं करती। पूनम जी, क्या मानती हैं आप कि देर से विशेषज्ञ तक बच्चे पहुंचते हैं? हालांकि क्योंकि छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को कभी ये नहीं लगता कि अगर वज़न कम हो रहा है या बुखार होगा तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। लेकिन फिर भी कहाँ लापरवाही, कहाँ भूल रह जाती है। ये जो टाइम डिले है जिससे इलाज भी मुश्किल होता है और बच्चों के लिए जीवन के लिए ख़तरा भी उत्पन्न हो जाता है। कहाँ कहाँ वो केंद्र या बिंदु माने जाएं जहाँ हमें और काम करने की या और सतर्क रहने की आवश्यकता है? किरण जी, इसमें 2 बातें हैं। आपने जैसे कहा अगर आपके बच्चे को कुछ हो, मैं एक माँ हूँ तो मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए करना ही चाहूँगी। मैं अपने बच्चे को पीड़ा में, संकट में नहीं देखना चाहूँगी। तो जैसे अगर बच्चे की आंख में चमक है, वो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के, तो एक माँ उनको नहलाते धुलाते हुए उनको दिख जाएगा। तो एक तरफ से जो हम चिन्ह की जागरूकता क्रिएट करते हैं कि भाई कोई ऐसी समस्या, जैसे दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि लंबे समय तक चल रही है, 3 हफ्ते तक बच्चे का बुखार नहीं जा रहा, तो वो आपको सतर्क रहना है एज अ पेरेंट, राइट। माँ बाप को सतर्क रहना है, उनके भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं। दूसरी तरफ से जो विशेषज्ञ हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, और क्योंकि बच्चों का कैंसर इवन कैंसर में ही सिर्फ 5% है, तो वो जो विशेषज्ञ है वो हो सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट डॉक्टर हो, उसको नहीं ख्याल आ रहा है कि यार इस बच्चे को कैंसर भी हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ से वो सतर्कता ज़रूरी है। एक पेरेंट को बोलना है कि अच्छा मेरे बच्चे को 3 हफ्ते से बुखार है, आपने ब्लड टेस्ट देखा, और डॉक्टर समीर बख्शी शायद बताएंगे कि अच्छा वो ब्लड टेस्ट में ऐसी कैसी चीज़ें हैं जो एक पेरेंट को भी सतर्क क्रिएट करेगी कि अच्छा मैं डॉक्टर से बोलूँ तो डॉक्टर एक बार ही फिर से देखिए क्या ये हो सकता है। जैसे एक कैंसर है हॉजकिंस लिम्फोमा, और अक्सर वो ट्यूबरकुलोसिस मान लिया जाता है। तो एक पेरेंट अगर बोलेगा, माँ बाप बोलेंगे विशेषज्ञ को कि आप पता तो करिए कि ये हो सकता है कि नहीं, रूल आउट तो करिए। ये जरूरी है क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है ना, कम से बच्चे हैं, कोई नहीं सोचता कि मेरे बच्चे को कैंसर है, और डॉक्टर भी नहीं सोचता कि बच्चे को कैंसर है। और इसीलिए न सिर्फ असामान्य लक्षणों को पहचानने की आवश्यकता है, बल्कि प्रोएक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। अगर लगे कि कुछ समस्या है तो विशेषज्ञ के पास जाएं, और जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की भी ये भूमिका बनती है कि अगर कहीं
चिंता की बात लग रही है तो एक बड़े सेंटर पर रेफर किया जाए, उन विशेषज्ञों के पास भेजा जाए बच्चे को, उनके परिवार को, जो कैंसर से ही डील करते हैं। किस तरह से डायग्नोसिस यानी उसका जांच कर ये पहचान की जाती है कि वाकई कैंसर है और उसके बाद इलाज के क्या विकल्प हैं, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। This is really a fantastic effort. I think nowhere in the world has ever a world leader has shown such interest in our children. Boys and girls, join your hands together for the mystic, for the yogi, for the revolution we know as Satguru. It was just about 15-20 days for my 12th standard examination. They're checking the attendance percentage. If I look at the tree, I know the mango. I feel like very stressed like about my boards and everything. You mean your examination? This Pariksha Pe Charcha board. I found that during the examination time, we must understand this. How are we made? I hope you guys are not like that. No, they're trying to imitate the brain. My aim in upcoming 5 months is to score 495 marks, but I have some distractions. Make it playful. Why can't you learn playfully? So could you guide me to overcome from it? So for this we can do something very simple. Hold this little vessel with my little finger. In 3 minutes, boom, it will vanish. Alright, it's like a cloud. Instead of using that time to study, I'll like play something. Just 7 minutes a day. It will do wonders to you. The Prime Minister is taking interest in the examination blues that some of them are having. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले कैंसर के विषय में हम बात कर रहे हैं और कई ऐसी धारणाएं हैं जो बाधा बनती हैं कैंसर की पहचान में, उसके इलाज में। जान लेते हैं कुछ ऐसी ही सोच के बारे में और विशेषज्ञ ये बताएंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले डॉक्टर समीर बख्शी, आमतौर पर जो सोच होती है कि बच्चों में होने वाले कैंसर जो है उनके कारण और उनका प्रभाव उन्हीं कैंसर्स के जैसा होता है जैसा वयस्क या बड़ों में होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बहुत कुछ। क्या कहना चाहेंगे? तो कैंसर हम कहते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ है बड़ों में, कि आपका खान पान कैसा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, अगर किसी का वज़न बहुत बढ़ रहा है तो इन सब का कैंसर से लेन देन है। लेकिन जो बच्चों के कैंसर हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ताल्लुकात नहीं रखते, वो बस हो जाते हैं। इनका ना माँ बाप से लेन देन है, ये नहीं कि माँ बाप ने कुछ किया तो उससे हो गया। ये जो जेनेटिक्स जो कहते हैं हमारे कुछ जीन्स में चेंजेस होते हैं और इनके लिए किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जी, दूसरी धारणा डॉक्टर संदीप कि कैंसर की सर्जरी के बाद अधिकतर मामलों में बच्चों में इसके दोबारा होने यानी रेकरेंस की संभावना रहती है। कितनी सच्चाई है इस बात में?
नहीं, ये दोबारा होने की गुंजाइश होती है, बट 10 से 15% बच्चों में दोबारा होने की गुंजाइश होती है। जो कैंसर्स एक रसौली की तरह से आते हैं सामने, उनको अगर बहुत बड़े होते हैं तो पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है, फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है और फिर बाकी कीमोथेरेपी दिया जाता है। पूरा इलाज ठीक से कराने से इनका दोबारा होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, मगर फिर भी पहले और दूसरे साल में गुंजाइश थोड़ी होती है, वो 10 से 15% के करीब होती है, लेकिन सब में नहीं होती। सब में नहीं होती है। जी पूनम जी, एक और बात जो बहुत सारे परिवारों को, पेरेंट्स को लगती है कि यदि बच्चे में कैंसर है तो इसके बारे में किसी को भी और विशेष तौर पर स्कूल्स में ना बताया जाए, क्योंकि उनसे भेदभाव होगा या उन्हें हीन भावना से देखा जाएगा। क्या ये बात सही है? किरण जी, अफसोस की बात तो ये है कि हाँ, ये कई हद तक सही है, और वो शायद इसलिए क्योंकि धारणा ही ये है कि अच्छा कैंसर है, मौत है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे की, मतलब बच्चे का कोई उसमें वो नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, पर फिर भी ये एक धारणा, एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा शायद कैंसर शब्द की वजह से है, लेकिन इस स्टिग्मा को दूर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि एक बच्चा, एक परिवार है, इससे जूझ रहा है और उसके बीच में टीचर है या प्रिंसिपल है या उसके फ्रेंड्स हैं, वो सब उससे दूरी रख रहे हैं। बच्चे की इम्यूनिटी लो है तो बच्चे को और उसके परिवार को बच्चे का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो जल्दी से जुकाम ना पकड़ ले और जर्म्स ना पकड़ ले, ताकि वो कैंसर से अच्छे से लड़ सके, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से चल सके। तो बच्चे से किसी तो वजह आपको से यहाँ खतरा बदल गया। नहीं है, बच्चे से हमें खतरा नहीं है, लेकिन हमसे उस बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। करेक्ट, लेकिन ये जो धारणा बनी हुई है, इसको हम जितनी जागरूकता क्रिएट करें और जितना लोगों को समझाएं कि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना ये छुपाने वाली बीमारी है। एक बारी मैं सोच लूं कि अच्छा मुझे अगर लंग कैंसर हो गया, मैं बहुत सिगरेट पीती हूँ उस वजह से, तो शायद मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, पर बच्चों के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे डॉक्टर बख्शी ने बताया, कोई वजह नहीं है कि बच्चों को कैंसर हो गया है, तो फिर उसके लिए उसको इतना पनिशमेंट देने की क्या ज़रूरत है? जी। हमारे बच्चे हमारे देश की बोलते ना वेल्थ हैं, राइट? वी वेयर द गोल्ड रिबन बिकॉज हमारे बच्चे प्राइसलेस और प्रेशियस हैं, बहुमूल्य हैं। तो फिर हम उनके अगेंस्ट ये स्टिग्मा नहीं क्रिएट करें। हर किसी को सोचना है कि मैं इस बच्चे की हेल्प करूं, ये नहीं कि मैं इस बच्चे से दूर रहूं, उसके परिवार से दूर रहूं। ये बहुत स्ट्रांगली हमको सबको कहना चाहिए। जी डॉक्टर संदीप अग्रवाल, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। हरीश जी का ईमेल है, वो ये जानना चाहते हैं कि सॉलिड ट्यूमर्स या रसौली की बात की जाए तो क्या विकल्प होते हैं? क्या किसी तरह के MRI, एक्सरे से ही पता चल जाता है कि कैंसर है? कौन से विशेष जांच से डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है कैंसर के लिए? तो शरीर के किसी भी हिस्से में रसौली हो सकती है, वो कैंसर हो सकता है। अब हम आम तौर पे इनका CT स्कैन या MRI से पता चल जाता है और कितना फैला हुआ है ये भी पता चल जाता है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर ये बहुत बड़े होते हैं तो इनको पहले कीमोथेरेपी दे के छोटा किया जाता है, जैसे ऑपरेशन सही प्रकार से और पूरा हो सके, और फिर इनका ऑपरेशन, सभी जो रसौली वाले कैंसर होते हैं उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन कराना पड़ता है किसी न किसी टाइम पे, और ऑपरेशन के बाद में फिर बाकी इलाज चलता रहता है। कई बार इन बच्चों को रेडिएशन या रेडियोथेरेपी भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है, जो रसौली है, ये आम तौर पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। वो मतलब हम बोलते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक, उन बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं है, पेन नहीं है ज़्यादातर, कोई बस ये गांठ होती है जो अक्सर माँ जो है, जैसे पेट में गांठ है, नहलाते समय उसको पता चला कि पेट में गांठ है, मगर बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इसीलिए इसका पिकअप करने में और डॉक्टर के पास लाने में कई बार देर हो जाती है, और वो गांठ बढ़ता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि सबको दिख रहा होता है कि इतना बड़ा गांठ हो गया है। ये प्रॉब्लम है इसमें। जी एक और प्रश्न है डॉक्टर संदीप, दीपिका जी का सवाल है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कई गांठें हो शरीर में लेकिन कैंसर ना हो? हाँ, ये भी संभव है। जैसे पहले बताया कि जो गांठें और जो रसौली होती है, जो कैंसर हम बोलते हैं, उनको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं, और कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं या रसौली होती हैं जो मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, वो बेनाइन होते हैं, मतलब वो भी ट्यूमर है, रसौली है, और वो अपना प्रभाव करते हैं जो किसी और अंग को दबा रहे हैं। जैसे मान लीजिए छाती में है, रसौली है, वो सांस लेने में दिक्कत कर सकता है, मगर कैंसर नहीं है, मगर अपने साइज़ के कारण वो सांस की नली में दबाव कर सकता है,
या इस तरह से वो बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर गांठ है, रसौली है, नोटिसेबल है, अगर आपको लगता है कि कोई गांठ हो रही है तो विशेषज्ञ के पास जाएं। वो ही ये निर्धारित करेंगे कि कैंसर है या नहीं है और इसका इलाज कैसे किया जाएगा। डॉक्टर समीर बख्शी, ल्यूकीमियाज या ब्लड कैंसर की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लड कैंसर अग्रेसिव होता है, रक्त सारे शरीर में जाता है, तो उसको काफ़ी गंभीर माना जाता है। किस तरह से पहचान होती है कि वाकई में बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है, एंड स्टेजिंग आप लोग उसके लिए कैसे करते हैं? तो ब्लड कैंसर का जो पहला टेस्ट है बहुत एक सिंपल टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। एक है हीमोग्लोबिन, एक है डब्ल्यूबीसी काउंट, जिसको कई बार टीएलसी भी कहा जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और एक होता है प्लेटलेट्स। कई बार हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है तो हम कहते हैं कि हो सकता है कि वो मतलब आयरन की कमी से हो गया, खाने पीने की कमी से हो गया। लेकिन अगर इन तीनों में से 2 चीज़ों में अफेक्ट हो गया है, यानी हीमोग्लोबिन भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है, या हीमोग्लोबिन भी कम है और वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ है, तो ज़रूर आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आप डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलिए कि हमारी ये 2 चीज़ें अफेक्टेड हैं, हमें इसमें और जांच की आवश्यकता है, और आमतौर पे आपको डॉक्टर भी यही एडवाइस करेगा। डॉक्टर समीर बख्शी, माफ़ कीजिए, यहाँ पर एक सवाल और जहन में आता है कि ऐसे में जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुपोषण भी काफ़ी अधिक बच्चों को प्रभावित करता है। एनीमिया एक बड़ी समस्या है देश में। ऐसे में ये पिक करना कि ये जो असामान्यता या जो अनयूजुअल साइन हो रहा है वो शायद कैंसर हो सकता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप मानते हैं कि सही समय पर बच्चा सही विशेषज्ञ के पास पहुंच जाए? तो अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया है, वो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कैंसर कहीं ज़्यादा इससे रेयर है। तो सब एनीमिया कैंसर नहीं है, ये मैं धारणा बिल्कुल नहीं देना चाहता। लेकिन अगर किसी को बुखार चल रहा है बहुत समय से, या किसी के गले में गांठें बन गई हैं, या किसी के बोन्स में दर्द हो रहा है, उसके बाद अगर उसने ब्लड टेस्ट कराया और हीमोग्लोबिन कम आता है, और जैसा कि मैंने बताया कि एक और चीज़ अफेक्टेड है, या तो वाइट सेल काउंट या प्लेटलेट्स, इनमें भी अगर अफेक्शन, इसमें भी अगर ऊपर नीचे कमी हो रही है, तो ये आपको संकेत देगा कि कोई प्रॉब्लम है जो कि प्योर एनीमिया या प्योर खाने की कमी से नहीं हो रहा। इसकी प्रॉब्लम बोन मैरो में हो सकती है। जी, पूनम जी, एक बार ये निर्धारित हो गया कि बच्चे में कैंसर है, जब ये माता पिता को पता चलता है कितना मुश्किल होता है उन्हें ये समझाना, एक तो एक्सेप्टेंस, और उसके बाद ये बताना कि हाँ इलाज संभव है, आपके लिए सहयोग और सहायता है, लेकिन इस जंग को लड़ना पड़ेगा। किरण जी, वास्तव में अगर आपको आपके बच्चे के बारे में बताया जाए कि उसको कैंसर है, और उसके बाद विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कीमो करना है, ये करना है, इस कमरे में जाना है, रेडिएशन करना है, खून देना है, ये करना है, बहुत सारी चीज़ें, एक पहाड़ टूट जाता है एक परिवार के ऊपर। उस समय परिवार को ये समझना कि उनके लिए पूरी तरह से सहयोग भी है, जानकारी के लिए भी सब कुछ है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जब हमारा ट्रीटिंग सेंटर है, साथ में हम जैसे एनजीओज़ हैं, जब हम मिल के वो सब सुविधाएं दिलाते हैं, वैसे बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, बेस्ट केयर होना चाहिए, पूरा सहयोग होना चाहिए। सहयोग के लिए सबसे पहले कोई आपका हाथ थाम ले। तो हमारी संस्था में हमारा एक यू आर नॉट अलोन याना करके हमने एक सोशल प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें हम बोलते हैं कि अच्छा अब हम आपके साथ, एक तरफ हम डॉक्टर और ट्रीटिंग सेंटर के साथ हाथ थामे हुए हैं, एक तरफ परिवार के साथ हाथ थामे हुए हैं, क्योंकि हम सब मिलके ही अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि परिवार को ये जानना ज़रूरी है कि हाँ ये है। तो हम हॉस्पिटलों के साथ जहाँ पे कैंसर का इलाज है, हम उनके साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, और उसमें हमारी फिर वो सोशल सपोर्ट टीम है, पेशेंट नेविगेटर है, जो हाथ थामती है और परिवार के साथ आगे चलती है। परिवार को क्या समस्या है? ये हो सकता है कि जानकारी की समस्या हो कि हमें पता ही नहीं आगे कैसे करना है, क्या है, बहुत मुश्किल है। पर ये भी हो सकता है कि आर्थिक समस्या है, ये भी हो सकता है रहने की जगह नहीं है, ये भी हो सकता है खुराक के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कोई प्रॉब्लम है।
तो इस सब में साथ में सहयोग देना परिवारों को बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि इंडिया में हमारी जो पूरी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, बच्चों के कैंसर की कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छे से साथ में जुड़ी हुई है। अस्पताल, विशेषज्ञ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स PHO चैप्टर है, इंडियन चाइल्डहुड कैंसर इनिशिएटिव है। और आर्थिक रूप से भी कोई सहायता उपलब्ध है सरकार की तरफ से बात की जाए या NGOs की बात की जाए? किरण जी, एक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि हर परिवार का हक है कि उनके बच्चे को पूरा राइट टू हेल्थ मिले। उसमें दो बातें हैं, एक्सेस टू केयर और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। और अगेन बहुत बढ़िया बात यह है कि एक तो सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत स्कीम है, हर स्टेट्स में बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं जो वेलफेयर स्कीम्स भी हैं और इंश्योरेंस स्कीम्स भी हैं जो अक्सर इन पेशेंट के लिए हैं। और साथ में जो संगठन है हमारी तरह वो भी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट देने लग गई हैं। तो हमारा सबका गोल यही है कि अगेन 2030 तक 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा परिवार नहीं हो जो अपने बच्चे के कैंसर की वजह से और गरीबी में डूब जाए। बहुत कुछ उपलब्ध है हमारे देश में। आपने अपने अवेयरनेस नंबर्स दिए हैं और अवेयरनेस नंबर्स पे फ़ोन करके ये सुविधाएं बहुत तरीकों से उपलब्ध की जा सकती हैं। जी, बहुत एक पॉजिटिव बात कही जा सकती है, एक सकारात्मक सफ़र है और इसमें सभी का योगदान चल रहा है, लेकिन काफ़ी प्रयास किए जाने अभी बाकी हैं। डॉक्टर संदीप, स्टेजिंग ट्यूमर्स की बात करें, किस तरह से की जाती है और कैसे ये तय किया जाता है कि इलाज के कौन से विकल्प का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा? एक लाइन ऑफ एक्शन जो है ट्रीटमेंट के लिए कैसे तैयार करते हैं आप लोग? सॉलिड ट्यूमर्स की अगर बात करें तो सॉलिड ट्यूमर्स में हमारा जो एम यही रहता है कि जो अर्ली स्टेज और कम स्टेज वाले कैंसर्स हैं उनको कम से कम ट्रीटमेंट दिया जाए, जैसे उनका कम से कम प्रभाव हो आगे चल के। और जो ज़्यादा एडवांस स्टेज होता है उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जाए, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचा पाएँ। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 करके ज़्यादातर स्टेजेस होते हैं। और ये होता है कि जो गांठ है रसोली, अगर वो जो उसी ऑर्गन तक सीमित है तो ज़्यादातर स्टेज 1 लेते हैं, उस ऑर्गन से दूर चले गई तो स्टेज 2 लेते हैं, अगर वो और जो आसपास की गांठों हैं उसमें चले गई तो स्टेज 3 लेते हैं, और फेफड़ों में और जगह फैल गई तो उसको स्टेज 4 मानते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 को अर्ली कैंसर मानते हैं। उनमें कम से कम इलाज से हम लोग ठीक करना चाहते हैं बच्चों को। और स्टेज 3 और स्टेज 4 जो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं उसमें कीमोथेरेपी भी ज़्यादा मिलती है, कीमोथेरेपी ज़्यादा टाइम के लिए मिलती है, खर्चा भी ज़्यादा होता है और थोड़ा सा सर्वाइवल रेट भी कम होता है। तो इसीलिए अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि कैंसर बहुत जल्दी से पिकअप हो, जैसे अर्ली स्टेज में पिकअप हो, कम इलाज से ठीक हो जाए और कम प्रॉब्लम्स हो और कम खर्चा हो। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर समीर बख्शी, कीमोथेरेपी की बात की जाए, रेडियोथेरेपी की बात की जाए, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और एडवांस टेक्निक्स क्योंकि अब काफ़ी प्रयोग की जा रही हैं, किस तरह से सहयोगी सिद्ध हो रही है? क्योंकि बच्चे के सामने एक लंबा जीवन होता है कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद भी, जिससे जो इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स की बात होती थी वो कम से कम हो और इसका लाभ या जो प्रभाव है वो अधिक रहे। तो जो बच्चों के ट्रीटमेंट हैं वो 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक है कीमोथेरेपी, जो कि दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ खाने की हो सकती हैं, इंट्रावीनस हो सकती हैं जो नस में जो जाती हैं, या मांस में भी दी जाती हैं। ये बेसिकली दवाइयाँ हैं जैसे एंटीबायोटिक होती हैं और ये कैंसर को मारती हैं। दूसरी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो है रेडियोथेरेपी। ये हम शरीर के एक हिस्से में देते हैं और रेडिएशन द्वारा ट्यूमर को वहाँ पर मारते हैं। हम रेडिएशन पूरी बॉडी में नहीं देते, एक ही हिस्से में देते हैं। ऐसी सर्जरी भी हम आमतौर पे एक हिस्से की जाती है। तो अगर मान लो कोई कैंसर है जो कई जगह पर है, हर जगह की सर्जरी नहीं कर पाते, उसको हम आमतौर पे कीमोथेरेपी से पहले मारते हैं। इसमें एडवांसेस काफ़ी हो गई हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी 2 प्रकार के मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है जो उसी वक्त होते हैं, जब मरीज़ को ट्रीटमेंट दिया गया उस समय साइड इफ़ेक्ट हुआ, जैसे कि उल्टी हुई या ब्लड काउंट्स कम हुए तो इन्फेक्शन का रिस्क हुआ। उल्टी को कम करने के लिए आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं और भी बहुत सारे अध्ययन चल रहे हैं कि उल्टी कम से कम हो। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी बच्चे में
अगर कीमोथेरेपी दी जाए तो उल्टी बिल्कुल ना हो, ये हमारा लक्ष्य है। इन्फेक्शन हो सकता है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, और हम हमेशा मरीज से कहते हैं कि अगर कभी भी कीमोथेरेपी चल रही हो, कोई भी बुखार हो, ऐसा हो तो एकदम आए हॉस्पिटल, घर पे ना बैठे रहें। एक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेट साइड इफ़ेक्ट्स। ये कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, पेशेंट क्योर हो गया, और कई सालों बाद हम उसको फॉलो अप करते हैं और वो पकड़ में आते हैं। जैसे कि हार्ट के ऊपर असर हो सकता है, किडनी पर असर हो सकता है, या कई बार फर्टिलिटी पर भी असर हो सकता है। यानी कि जब पेशेंट्स जो सर्वाइवर्स हैं उनकी आगे शादी होती है तो बच्चे होने में जो उनके स्पर्म्स हैं या ओवा हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं करते। तो कई बार ये भी होता है, ऐसा नहीं कि सब में होता है, लेकिन कुछ स्मॉल परसेंटेज में ये प्रॉब्लम्स पाई जा सकती हैं। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और इसका फॉलोअप होना चाहिए। जी डॉक्टर समीर बख्शी, इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग कौन कौन से कैंसर्स में किया जा रहा है बच्चों के लिए, और जीन थेरेपी भी आजकल काफ़ी उपयोग की जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि जीन्स में मॉडिफिकेशन किया जाता है कि रिकरेंस की संभावना या लंबे समय तक बच्चों को प्रोटेक्शन मिल पाए और आगे का जीवन ज़्यादा सुरक्षित हो? तो पहली मैं बात करता हूँ इम्यूनोथेरेपी की। इम्यूनोथेरेपी आप ऐसे समझिए, जब हमारी बॉडी में कैंसर होता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उससे जंग चल रही है। अब वो जंग कौन जीतता है, वही आगे बढ़ता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है तो कैंसर पीछे रह जाता है, और अगर कैंसर ने उधर हमारी बॉडी में प्रवेश करके सरवाइव करना है तो उसने हमारे इम्यून सिस्टम को मारना है। तो अब होता क्या है कि जब कैंसर ग्रो करता है तो वो ऐसे चीज़ें पैदा करता है कि इम्यून सिस्टम की नाकाबंदी हो जाए। और इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक प्रकार की ऐसी थेरेपी है जो इस नाकाबंदी को तोड़ती है। उसी को हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। वो ड्रग्स हैं बेसिकली, जैसे कीमोथेरेपी इसी प्रकार के ड्रग्स हैं, लेकिन उसका जो एक्शन है इम्यूनोथेरेपी के ऊपर जो नाकाबंदी बना दी है कैंसर ने, उसको रोकती है, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वापस कैंसर को मार सके। तो ये तो हुई इम्यूनोथेरेपी की बात। आमतौर पे ये कई कैंसर में यूज़ हो रही है। बड़ों में जैसे लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, गले के कैंसर हैं, उनमें बहुत यूज़ हो रही है। बच्चों के कैंसर में खास करके एक ट्यूमर है न्यूरोब्लास्टोमा, वहाँ पे यूज़ होती है। लिम्फोमाज में भी यूज़ होती है जब ये कैंसर वापस आते हैं। अब बात हुई जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी अगर मैं बोलूँ तो क्या ये रूटीन ट्रीटमेंट है, तो ये नहीं है। ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि हमने जीन्स में चेंज करा और कैंसर बंद हो जाएगा। ऐसा ट्रीटमेंट रूटीनली नहीं किया जा रहा। ये इसके ऊपर विज्ञान, इसके ऊपर साइंस के ऊपर अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा रूटीन ट्रीटमेंट में नहीं है। राइट। फिलहाल एक कॉलर है महाराष्ट्र से, शाहजहां है लाइन पर। आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे बच्चे को ल्यूकेमिया हो गया था जी। तो उसे 3 केमोथेरेपी हो गई है। तो अभी उसकी क्या एहतियात बरतनी चाहिए? कितनी एज है आपकी बच्ची की? 16 इयर्स। जी। डॉक्टर समीर, मैंने आखिरी सवाल, उनका सवाल क्या है कि उनको 3 कीमोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अब और क्या आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता? उनको क्या कैंसर है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है? AML है। तो AML में आमतौर पे 3 से 4 कोर्सेज देते हैं, और 4 कोर्स के बाद हम मरीज को फॉलो अप करते हैं। यदि ये कैंसर रेकर करता है तो इसमें दोबारा कंट्रोल में लाके कई बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कई बार अगर बहुत हाई रिस्क ब्लड कैंसर होता है तो कई बार बिगिनिंग में भी लोग इसमें ब्लड कैंसर करते हैं। दोनों ही रास्ते ठीक हैं। कई बार मैं हमेशा कहता हूँ मरीज़ से, एक जगह पहुँचने के 2 तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह आप प्लेन से ही जाते हैं, कई बार आप ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं। तो दोनों ही रास्ते ठीक हैं, लेकिन इसमें आमतौर पे 4 कोर्सेज दिए जाते हैं, और फिर हम फॉलो अप क्लोजली करते हैं, क्योंकि ये अगर पेशेंट में रेकरेंस होती है तो हम आगे ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि आपका बच्चा ठीक रहे और ये रेकर ना हो। जी।
डॉक्टर संदीप, किस तरह से फॉलोअप की इम्पोर्टेंस होती है, और क्योंकि इलाज कुछ समय तक चलता है, क्या बच्चे का विकास और उस तरह के जो माइलस्टोन्स या डेवलपमेंट है एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो चेंजेस आते हैं, क्या उस पर भी प्रभाव रहता है? कितना क्लोज वॉच में या फॉलोअप में रहने की आवश्यकता है जिस बच्चे का कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है? फॉलोअप जहाँ तक देखा जाए वो दो कारण से किया जाता है। एक इसलिए किया जाता है कि कैंसर दोबारा तो नहीं आ रहा है या कोई और कैंसर तो नहीं हो रहा है। दूसरा फॉलोअप होता है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट ठीक से हो रही है कि नहीं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, स्कूल में सब जगह उसके डेवलपमेंट वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो जैसे बच्चे 3-4 साल की उम्र पे मान लीजिए इलाज हुआ, फिर 12-13 साल पे जब एडोलेसेंस आता है बच्चे, वो उनका ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं, और आगे फर्टिलिटी कैसे रहेगी। कई बार कैंसर के इलाज के कारण, दवाइयों के कारण या ऑपरेशन के कारण कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो हार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो किडनी पे या सुनने के विधि पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन सब का भी फॉलोअप पे देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इफ़ेक्ट है, जैसे सुनने में डिफ़िकल्टी है, तो बच्चा स्कूल में भी ठीक से नहीं पढ़ेगा, तो उसको हेल्प चाहिए, उसको हियरिंग एड चाहिए, तो इसीलिए भी फॉलोअप करने ज़रूरत होती है। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले कैंसर, क्या है उनके लक्षण और क्या है इलाज, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर समीर बख्शी, डॉक्टर संदीप अग्रवाला, मिस पूनम बगाई, और विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर समीर बख्शी आपसे, कि क्या बच्चों में होने वाले कैंसर कंटेजियस या संक्रामक होते हैं जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर संदीप, बच्चों में होने वाले कैंसर माता पिता की गलतियों का नतीजा है या आनुवंशिक होते हैं? यानी अगर परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो बच्चे में कैंसर नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना तो माता पिता की गलती से होता है, जैसे पहले ही बोला गया, ये जेनेटिक हो सकते हैं। जी डॉक्टर पूनम जी, क्या सभी ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं? नहीं, ज़्यादातर ट्यूमर्स बिनाइन भी हो सकते हैं और उनकी जांच सही से करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर समीर, बहुत से लोग ये मानते हैं कि ब्लड कैंसर न सिर्फ अग्रेसिव और सीवियर होता है बल्कि इसका इलाज भी संभव नहीं है अगर बच्चों में हो जाए। ब्लड कैंसर ज़्यादातर क्योरेबल होते हैं। ALL ऑलमोस्ट 80% क्योर हो जाते हैं और AML भी करीब 50 to 60% क्योर हो जाते हैं। डॉक्टर संदीप, इनमें से क्या चिंता का संकेत हो सकता है बच्चे में अगर किसी कारण के बिना लगातार वजन कम हो रहा है, सुबह सुबह सर में दर्द रहता है, उल्टी आती है, या फिर उसके शरीर में कोई गांठ है? शरीर में गांठ होना, वजन कम होना, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम की जड़ होती है और इसको देखना चाहिए। पूनम जी, क्या बच्चे की आंख में चमक, भेंगापन रेटिनोब्लास्टोमा का संकेत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसकी जांच कराना ज़रूरी है और सही विशेषज्ञ के पास पहुंचना ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए कि ये रेटिनोब्लास्टोमा है कि ऐसे ही कोई और
आँख की प्रॉब्लम है। डॉक्टर समीर, बच्चे में एनीमिया या कमजोरी क्या कैंसर का संकेत हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आमतौर पे अगर एनीमिया है ज़्यादातर लोगों में, वो कैंसर नहीं होता। डॉक्टर संदीप, क्या बायोप्सी करने से कैंसर शरीर में फैल जाता है? नहीं, ये बहुत ही गलत ख्याल है। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है। जी पूनम जी, क्या अगर एक बच्चे में कैंसर है तो क्या उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, यानी जीवन काल छोटा रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे का कैंसर का जब इलाज होता है वो ठीक हो सकता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता सकता है। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या अगर एक बच्चे को कैंसर है तो दूसरे बच्चे में भी कैंसर होगा? ऐसा नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अगर बोलूं 99% में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता। डॉक्टर संदीप अग्रवाला, क्या सर्जरी के बाद कैंसर के फैलने की या छूट जाने की संभावना अधिक होती है? नहीं, सर्जरी ठीक से करने के बाद में कैंसर फैलने और छूट जाने की संभावना नहीं होती। पूनम जी, क्या कैंसर के इलाज के बाद बच्चे नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? फैमिली लाइफ या फर्टिलिटीज के इशू रहते हैं? कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, फॉलो अप करना ज़रूरी है, पर हर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कैंसर के बाद, पर फॉलो अप ज़रूरी है, वो की मैसेज है। जी डॉक्टर संदीप, क्या स्टेम ट्रांसप्लांट सभी बच्चों के लिए जो उस कैंसर से ग्रस्त है एक उपयोगी विकल्प है? डॉक्टर समीर बख्शी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उन बच्चों में किया जाता है जब कैंसर वापस आता है तो उसको कंट्रोल में लाने के बाद फिर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। जी डॉक्टर संदीप अग्रवाला, क्या बच्चों में कैंसर की पहचान करना वाकई बहुत मुश्किल है? बच्चों में कैंसर की पहचान करना मुश्किल नहीं है, अगर आपको पता हो कि क्या क्या देखना चाहिए और क्या टेस्ट कराने चाहिए। जी पूनम जी, क्या बच्चे इलाज पूरा होने के बाद एक सामान्य जीवन जी सकते हैं और करियर में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? बच्चे बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं और हीरो की ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ के हीरो बन के सर्वाइव भी करेंगे और थ्राइव भी करेंगे। जी डॉक्टर समीर बख्शी, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कैंसर ट्रीटमेंट की एडवांसमेंट्स, और क्या कुछ हो सकता है लाभ बच्चों के इलाज के लिए और बेटर आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो? मैं समझता हूँ कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रही हैं और इन एडवांसमेंट्स के साथ साथ ना ही क्योर, ना एक तो हम क्योर की ओर जा रहे हैं और साथ ही हम उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी कम करने के लिए हमारा प्रयास बहुत ज़ोरों से जारी है कि क्योर भी हो और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो। राइट सर्जरी में एडवांसमेंट्स की बात की जाए तो क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर संदीप? सर्जरी में बहुत सारे उपकरण अब अवेलेबल हो गए हैं जिससे सर्जरी का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट कम होने लगा है। जैसे कि आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और बहुत सारे उपकरण हम जो यूज़ करते हैं सर्जरी के समय में, उससे आसपास के जो अंग होते हैं उनमें इफ़ेक्ट कम होता है। पूनम जी, एक वाकई में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए कि बच्चों में कैंसर के लिए अपना नज़रिया हम लोग किस तरह से बदल सकते हैं? बच्चों के कैंसर का इलाज है, सही समय पर जांच और सही कैंसर सेंटर तक पहुंच जाना अनिवार्य है। हमें अपने बच्चों को पूरी तरह से प्यार करना है, समाज को उन बच्चों को पूरी तरह से प्यार करना है, उनके परिवारों को पूरी तरह से सहयोग देना है और हम सबको जो कॉमन आदमी हैं, अगर हम मिलजुल के ये सब समस्याओं का समाधान करेंगे तो ये समस्या हमारे देश में अन्य जो हाई इनकम कंट्रीज़ की तरह भी ये समस्या एक छोटी सी समस्या बन जाएगी। डॉक्टर संदीप, आपका संदेश किस तरह से इलाज उपयोगी और सहयोगी हो सकता है कैंसर की जंग को जीतने के लिए? तो सबसे पहली बात कि कैंसर, बच्चों का कैंसर क्योरेबल है, ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, सब तरह का इलाज उनके लिए अवेलेबल है और सहयोग भी अवेलेबल है, इसलिए इलाज कराना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे होता रहता है मगर ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर समीर, क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, किस तरह से कैंसर को हराया जा सकता है और विशेषज्ञ के तौर पर आपका संदेश हमारे सभी व्यूअर्स के? मैं ये कहूँगा कि अगर
कभी कैंसर हो तो उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, ये भी एक वैसी बीमारी है और इसका क्योर अवेलेबल है और क्योर और बढ़ता ही जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर समीर बख्शी, डॉक्टर संदीप अग्रवाला, पूनम जी, आप सभी का। विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया है कि बच्चों में कैंसर के जो कारण हैं वो बड़ों से अलग होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जल्द इलाज मिले तो कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बच्चे के जीवन को बचाया जा सकता है और जीवन का जो संघर्ष है उसमें चलते रहना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, हाल कैसा भी हो निराश मत होना। जीवन है एक संघर्ष, ये चलता रहेगा, लेकिन अपने जीने का अंदाज मत खोना। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। कल जब टोटल हेल्थ में लौटेंगे तो बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में और विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि बच्चों में हृदय में होने वाली जन्मजात विकृतियों की पहचान कैसे हो। होल इन द हार्ट की बात होती है, उसके अलावा कौन सी और विकृतियां हैं और इलाज के क्या विकल्प हैं, ये सब जानेंगे विशेषज्ञों से। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।